जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी अगली वीडियो सफलता एक्सपो पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें दोस्तों कि हमारी जो यह वीडियो है जिसमें हम आपको हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर क्या है दोस्तों कि यह वीडियो आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत काम आएगी। और इसके साथ साथ ही आपको जो यूपी पुलिस और यूपी टेट सी टेट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी आती है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है, जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान लगा करके पढ़ रहे हैं, तो यह आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त यह सोचते हैं कि हम उनको डायरेक्टली वही कंटेंट पढ़ा दें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मेरे भाई इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा हो भी गया तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट संधि और समास पे पहुंच जाते हैं और आपको यह नहीं पता कि वर्णमाला के जो वर्ग बोले जाते हैं कि इस वर्ग का यह अक्षर इसके इसके रूप में बदल जाएगा, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप संधि और समास को सीख कर करेंगे क्या? तो इसलिए हम सबसे पहले आपको एक बेस तैयार करके दे रहे हैं जिसमें आपको वर्णमाला को बिल्कुल सरलता के साथ में, बिल्कुल विश्लेषण के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना देखनी पड़े। तो दोस्तों यह चैप्टर बहुत ज़्यादा खास है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कोई भी कंटेंट ना छूट पाए। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको बार बार किसी भी वीडियो को ना देखना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी हमारा सहयोग दें और बहुत ध्यान से पढ़े, मन लगा करके पढ़े, और साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इस कंटेंट को नोट करते हुए चले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। आज हमारे आए हैं स्वर और अयोगवाह के बाद व्यंजन वर्ण की जो व्यंजन वर्ण है, वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, कितने होते हैं। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए आप व्यंजन वर्ण की परिभाषा कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। तो क्या दिया है इसमें? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। अब देखो, इसमें एक शब्द आया मुखांगो। मुखांगों का अर्थ होता है जो मुंह के जो अंग हैं। मुंह के अंग कौन से हैं? दांत, जीभ, होठ, कंठ, मूर्धा, तालु, ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारे? ये मुखांग हो गए। और नासिका वगैरह सब जो नाक से निकलते हैं वन, हमने पिछली बार आपको स्वरों में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारे मुखांग है, मुख के अंग है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को, जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है हवा को, उनको मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण असंभव है। ठीक है, तो जैसे दुनिया में भी, अभी संसार में एक कहावत है कि किसी न हर एक को किसी न किसी का सहयोग की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क में जब आ को जोड़ देंगे तब बनेगा वो कै। अगर इसमें से हम ए को हटा देंगे तो ये क बोला, केवल क कैसा? इसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा ऐसे करके। ठीक है, ये चिन्ह छोटा सा दिख रहा है जो आपको, ये हलंत का चिन्ह होता है दोस्तों। इसके बाद हम आपको चिन्ह ही पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी वही होते हैं भाषा में। ठीक है, तो जब क में आ जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क। ठीक है दोस्तों, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं ना तो उसमें ध्वनि में भी सुनाई देती है। जब आप कै का उच्चारण करोगे ना, क, तो आप देखोगे बाद में ए की तरह उच्चारित हो रहा है, क। ठीक है, ऐसी है ग प्लस ए तो क्या बन गया? ग। ठीक है, ऐसी है ख प्लस ए बराबर ख। ठीक, अगर इसमें से हम हलंत के साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ जाएगा? ख ख। लेकिन जब इसके साथ ए जुड़ जाएगा तो क्या पढ़ जाएगा? ख। ठीक है दोस्तों, अब है घ प्लस ए बराबर घ।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, ये एक व्यंजनों का उदाहरण दिया है हमने, जिससे आप आसान एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क में जब आ को जोड़ देंगे तब बनेगा वो कै। अगर इसमें से हम ए को हटा देंगे तो ये क बोला, केवल क कैसा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा ऐसे करके। ठीक है, ये चिन्ह छोटा सा दिख रहा है जो आपको, ये हलंत का चिन्ह होता है दोस्तों। इसके बाद हम आपको चिन्ह ही पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी वही होते हैं भाषा में। ठीक है, तो जब क में आ जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क। ठीक है जी दोस्तों, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं ना तो उसमें ध्वनि में भी सुनाई देती है। जब आप कै का उच्चारण करोगे ना, क, तो आप देखोगे कि बाद में ए की तरह उच्चारित हो रहा है, क। ठीक है, ऐसी है ग प्लस ए तो क्या बन गया, गै। ठीक है, ऐसी है ख प्लस ए बराबर खै। ठीक है, अगर इसमें से हम हलंत के साथ पढ़ेंगे तो क्या पड़ जाएगा, ख ख। लेकिन जब इसके साथ ए जुड़ जाएगा तो क्या पड़ जाएगा, खै। ठीक है दोस्तों, अब है घ प्लस बराबर घै। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, ये एक व्यंजनों का उदाहरण दिया है हमने, जिससे आप आसानी से समझ जाए कि हाँ किस वर्ण के साथ में किन स्वरों को हम उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले कह दिया है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, सब एक ही तरह की ध्वनि के लगेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए खास बात क्या है, एक नोट कीजिएगा कि अरहित, रहित का मतलब होता है बिना, अ के बिना व्यंजन में हलंत, हलंत का चिन्ह जो उन्हें दिखाया था ना यहाँ पे क्या के नीचे लगा हुआ है छोटा सा ऐसे करके। ठीक है, ये हलंत का चिन्ह है। तो अरहित व्यंजन में हलंत का चिन्ह वर्ण के नीचे लगाते हैं, वर्ण के नीचे लगता है दोस्तों ये, तथा वह वर्ण अपूर्ण माना जाता है। और जिस वर्ण में भी यह चिन्ह लगा होगा उसी वर्ण को हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे, मतलब वो पूरा वर्ण नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं जैसे आधा, किसी अक्षर को आधा लिखना होता है तो उसके नीचे हम हलंत भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा, बहुत खास चीज़ है। अरहित व्यंजन से हलंत का चिन्ह वर्ण के नीचे लगाते हैं तथा वह वर्ण अपूर्ण माना जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ मेरे भाई ऐसा सोचते होंगे कि हम यह इतनी सारी मेहनत क्यों करें, हम डायरेक्ट उन्हीं कंटेंट को, उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो लेकिन मेरे भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जब खाना हमें खाना होता है ना तो एकदम से बन के हमारे हाथ में नहीं आता, उससे पहले बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही है भाषा। ठीक है, तो भाषा को सीखने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस करनी पड़ती है। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं विषयों के, उनको जोड़ जोड़ करके हमें सीखना होता है। मेरे भाई रटने से अच्छा है थोड़ी मेहनत करके उसको याद कर लिया जाए, उसको सीख लिया जाए। आपका सीखा हुआ ज्ञान ही सारी उम्र तक आपके साथ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों व्यंजन की परिभाषा के बाद हम आते हैं व्यंजनों के भेद पर, कि व्यंजनों के कितने भेद बताए गए हैं। तो व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं, हिंदी भाषा में व्यंजनों को मुख्य रूप से, हिंदी भाषा में व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा है हमारा, नंबर 1 है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दोस्तों नंबर 1 है हमारा, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनके आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, व्यंजनों की संख्या बताई गई है 33। कितने व्यंजन बताए गए हैं दोस्तों, 33, मतलब 33 बताई गई है। अब हम आपको बताते चलेंगे कि वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं और किस भाग में कौन से व्यंजन आते हैं। चलिए दोस्तों विश्लेषण करते चलते हैं। नंबर 1 था हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर के जो अंग होते हैं पूर्णतया मतलब पूरी तरह से स्पर्श करते हैं, मतलब एक दूसरे को छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, हम उनको बोलते समय हमारे जो मुंह के अंदर के जो भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, वे एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से टच होते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, उनको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देख लीजिएगा, क से लेकर म तक, क से म तक इनकी संख्या 25 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे, 25 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 5 वर्गों में बंटे होते हैं, इनको 5 वर्गों में बांट दिया, 25 वर्णों को 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जब 25 वर्णों को उन्होंने 5 जगह बांटा तो 5 वर्ण
पांचों में रख दिए। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग के प्रथम वर्ण से उस वर्ग का नाम रखा गया है। अब जो वर्ग था उसका जो पहला अक्षर था उसी के नाम से उस वर्ग का नामकरण कर दिया गया, मतलब उस वर्ग का नाम रख दिया गया। ठीक है, जिससे उनको पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे पहला वर्ग है क वर्ग, अब क से लेकर मैं तक था, तो जब क वर्ग होगा तो क वर्ग में 5 अक्षर रख दिए उन्होंने, क से अगले वाले जो भी आएंगे, जैसे क ख ग घ अंग। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 5 वर्ण रख दिए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए यहाँ पर 5। तो किस वर्ग में आ गए, इस वर्ग का पहला अक्षर क है, तो इस वर्ग का नाम क्या रख दिया, क वर्ग रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब वो एग्जाम में आपसे सवाल कैसे करते हैं एग्जामिनर कि जो ग है, जो ग वर्ण है वो किस वर्ग से आया है। ठीक है, तो अगर आप बता दोगे कि हाँ एक क वर्ग में पढ़ा है हमने, तो क वर्ग लगाओगे आप सही, नहीं तो आप अगर आपको वर्ग का नहीं पता तो आप वहाँ पे गलती कर दोगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर क वर्ग से बाद आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण रख दिए, च छ ज झ अ, 5 इसमें हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, च, तो च वर्ग के ही नाम से इसका वर्ग का नाम रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब तीसरा है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में वर्ण रख दिए, ट ठ ड ढ अण, 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ण इसमें हो गए, 5 ही इसमें थे, 5 ही इसमें हो गए। ठीक है, तो इस वर्ग का पहला अक्षर ट है, तो इसका नाम भी क्या रख दिया, ट वर्ग रख दिया। आसान है ना, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर चलेंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत ही आसानी से याद होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट वर्ग। ट वर्ग में देख लीजिएगा, त थ द ढ न, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण ही इसके अंदर रख दिए त वर्ग के, त के बाद आने वाले। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कौन सा वर्ग आता है हमारा, प वर्ग। प वर्ग में भी प फ ब भ म, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण इसके अंदर रख दिए, और इस वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, प, तो इसका नाम क्या कर दिया, प वर्ग। ठीक है, तो हर वर्ग के पहले अक्षर पे ही उस वर्ग का नामकरण कर दिया गया, और ये 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है, और सभी में 5 5 अक्षर है, तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, तो कुल कितने स्पर्श व्यंजन हुए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, अब इसको अगर आप एक ट्रिक से याद करना चाहें, कच टतप, कच टतप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे याद रहेगा आपको एक कच टतप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद नंबर 2 आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं वो समझिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, मतलब जिनको बोलते समय मुखांग, जो मुंह के हिस्से होते हैं, मुंह के जो अंदर के अंग होते हैं, आंशिक स्पर्श करते हैं। आंशिक का मतलब होता है बहुत कम स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब होता है बहुत समय, बहुत कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और बहुत ही हल्का स्पर्श करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। कौन कौन से, य र ल व। जब आप बोलोगे य को आप बोलो य। ठीक है, तो आप देखोगे जब आप बोलोगे या तो एकदम से आप देखोगे कि बहुत जल्दी बोला गया है, आंशिक रूप से ही हमारे जो मुख के अंग है उन्हें स्पर्श किया गया है, बहुत हल्का सा। ठीक है, र भी ऐसी है, ल भी ऐसा ही है, और व भी ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिनमें जो ऐसे वर्ण जिनको चरण करते समय जो मुखांग होते हैं आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, मुंह के जो अंग होते हैं आंशिक रूप से बहुत कम समय के लिए और थोड़ा सा ही स्पर्श करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ऊष्म अब ऊष्म आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, ऐसे हो गया ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। इनसे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। देखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा, मतलब जब हम शब्दों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो अंदर से मुंह से हमारे हवा निकलती है,
घर्षण के कारण, घर्षण मतलब घिसाव के कारण, घर्षण एकदम से जब टकरा करके आती है बाहर निकलती है, घर्षण के कारण ऊष्म, ऊष्म माने गर्म होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा है वो घर्षण के कारण, टकराव के कारण, बहुत ज़्यादा टकराव के कारण गर्म होकर हमारे मुंह से बाहर निकलती है तथा न के बराबर स्पर्श करती है, तथा न के बराबर स्पर्श करती है, कहीं भी स्पर्श नहीं करती, उन्हें ऊष्म व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा है वह घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या भी हमारी 4 ही होती है। कौन कौन सी? श, श, स और ह। ठीक है दोस्तों, देखो जब बोलेंगे श, तो जब श बोलोगे तो आप उच्चारण करते समय देखिएगा अपने मुंह के सामने हाथ लगाओ ऐसे और फिर बोलो श। तो जब बोलोगे श तो आपको गर्म हवा महसूस होगी अपने हाथ पर ही। ठीक है, अगर आप श बोलोगे इसमें क्या होता है, झटके के साथ बोला जाता है, एकदम से ज़्यादा घर्षण और झटके का श। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम स। अब आप बोलोगे स, जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको गरम गरम हवा अपने हाथ पर महसूस होगी। और है, उच्चारण करके देख लीजिए आप भी, जब आप हाथ को सामने करके वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके हाथ पर गरम गरम हवा महसूस होगी, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों गर्म हवा महसूस होती है? क्योंकि अंदर ही अंदर घर्षण के कारण वह गर्म हो जाती है बाहर निकलते हुए। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य होते हैं वो चलते फिरते एसी और हीटर होते हैं, मतलब दोनों एयर कंडीशनर होते हैं। आप अपने मुंह से गर्म हवा भी निकाल सकते हैं और ठंडी हवा भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार खुद ही। दोस्तों एक बार इन्हें भी देख लीजिएगा, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, स्पर्श व्यंजन कितने थे हमारे? 25। उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन कितने थे हमारे? 4। और उसके बाद हमने पढ़े ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 ही थे। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 4 9 और 4 13, 1 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए कुल हमारे? 33। तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने पढ़े थे हमने? स्वर हमने पढ़े थे 11। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि 33 व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए, तो ये कितने हो गए? तो कितने वर्ण हो गए? 44। लेकिन हमने वर्णों की संख्या कितनी बताई है? हमने बताई थी आपको 52। तो और वर्ण कहाँ गए? अब इनके बारे में भी देख लीजिएगा। हमने देखा यहाँ पे कि ये तो 44 ही है, बाकी वर्ण कहाँ गए भाई? व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। स्वर कितने थे? 11। 33 और 11 44। अब 44 वर्ण कुल हुए, हमने बताए थे 52, तो बाकी वर्ण कहाँ हैं? तो वही हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं कि और वर्ण कहाँ हैं। तो प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम जो अन्य व्यंजन हैं उनकी। अन्य व्यंजन किन से अलग? जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, अंतस्थ व्यंजन पढ़े हैं और ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं, उनसे अलग वो कौन से व्यंजन है जिनसे हमारे वर्णों की संख्या 52 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो अन्य व्यंजन में आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कोई दो व्यंजन मिल जाने पर संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है मिलना। तो कोई दो व्यंजन मिल जाने पर संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो जाता है। जब दो व्यंजन मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो जाता है। देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैंने आपको लिपि के बारे में पहले ही पढ़ा दिया था। हमारी वीडियो थी पिछले, जो हमारी सबसे स्टार्टिंग की वीडियो थी जिसमें हमने व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको समझाई थी, वह वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत ही विस्तार के साथ में समझा दी थी दोस्तों। तो इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनके रूप बदल जाते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उनसे एक नया व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रूप बदलना। जैसे हमने पहला अक्षर लिया क। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें जो पहला वर्ण होता है, पहला व्यंजन होता है, वह आधा होता है और जो आखिरी व्यंजन होता है वह पूरा होता है। मतलब पहले व्यंजन में हलंत लगा हुआ होगा और दूसरे में नहीं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा क और श, तो इसके क्या बन गया हमारा? अक्षर, जिसको हम बोलते हैं क्षत्रिय वाला अक्षर। ठीक है, अक्षर जिसे हम कक्षा में इस्तेमाल करते हैं, परीक्षा, कक्षा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है हमारा त। जब त को र के साथ में जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? त्र। ठीक है, जैसे चरित्र, मित्र। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही। अब देख लिया हमारा तीसरा क्या है, ज में जब अ जोड़ देंगे तो तब हमारा क्या बन जाएगा, ज्ञ। ज्ञ कैसे होता है, जैसे ज्ञान वाला ज्ञ, ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो वह ज्ञ बन जाएगा यो ज प्लस अ। तो ध्यान रखिएगा कि किसके संयोग से बना हुआ है, ज्ञ, ज प्लस अ के संयोग से ज्ञ बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे श प्लस र, तो क्या बन जाएगा, श्र, श्रमिक वाला। ठीक है, परिश्रम, श्रमिक। ठीक है, श्रीमान, वह वाला श्र बन जाएगा ये श प्लस र से। तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए 4। तो 4 संख्या इनकी हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा का होता है जीभ, जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। ठीक है, जो हमारी जीभ होती है वह ऊपर उठकर और झटके से नीचे आती है, एकदम से नीचे लगेगी, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड, ये ड डमरू वाला नहीं है, ये ड है ड। ठीक है, और ढ। ठीक है दोस्तों, इनमें जीभ एकदम से ऊपर उठेगी और झटके से नीचे आएगी, ड ढ। ठीक है, उत का अर्थ होता है, देख लीजिए ये शब्द है, इसका हम विश्लेषण बता रहे हैं कि उत, जो इसमें उत प्लस क्षिप्त, इन दो शब्दों की मेल से बना है। तो उत का अर्थ क्या है, क्षिप्त का अर्थ क्या है, वो हम आपको बताते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना। जैसे हमारी जीभ ऊपर उठेगी तो क्या होगी, क्षिप्त स्थिति में जाएगी, मतलब शीघ्रता से नीचे आएगी, एकदम से झटके के साथ में नीचे आएगी, इसलिए उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इनके प्रयोग के बारे में बता दूं मैं आपको कि इन उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग हम शब्दों के बीच में करते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, ठीक है, सड़क, वो चीज़। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने आपको वर्णमाला की जितने अक्षर बताए हैं उनमें हमने बताए थे आपको स्वर। स्वर कितने बताए थे हमने आपको, 11 है। कितने स्वर बताए थे दोस्तों आपको हमने, 11 है। उसके बाद हमने आपको बताए थे अयोगवा। अयोगवा कितने बताए थे हमने आपको, 2। कितने बताए थे, 2। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 13 है। ठीक है, व्यंजन कितने हो गए हमारे, 25, 4, 29, 4, 33 और 4, 37 और 2, 39। ये हो गए हमारे 39। अब 39 और 13 जोड़ दो, 9 और 3 12, 3 1 4 और 1 5। तो हमारे कुल व्यंजन कितने हो गए दोस्तों, हमारे कुल व्यंजन हो गए 52। ठीक है, तो कुल वर्ण कितने हो गए हमारे, 52 वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको सभी वर्ण बता दिए। ठीक है, अब हम विभिन्न आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं कि कैसे कैसे किया गया है। तो जो नंबर 1 वर्गीकरण है वो है हमारा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। कि उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस आधार पर व्यंजनों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से नंबर 1 देख लीजिए कौन सा है, नंबर 1 है हमारा कंठय व्यंजन। कौन सा है हमारा, एक कंठय व्यंजन। कंठय व्यंजन, कंठ अर्थात गले, कंठ अर्थात गला, तो गले की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, नंबर 1 वर्गीकरण हो गया कंठय व्यंजन, जो व्यंजन गले की सहायता से बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं वे हैं क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग और है। ठीक है, तो ये व्यंजन जो हैं ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, गले की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नंबर 2 है तालव्य व्यंजन। तालव्य अर्थात तालु, तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनको हम तालु की सहायता से बोलते हैं। तालु मैंने पहले भी बताया था दोस्तों आपको कि जो हमारा मुंह के अंदर की ऊपर की छत होती है ना, तो जो आगे होती है ये होती है हमारी मूर्धा, और इसके पीछे होती है जो पिछला भाग जो होता है ऊपर की छत का, वो होता है हमारा तालु। तो जब हम उच्चारण करेंगे च, तो देखिए जो जीभ है हमारी वो पीछे जाएगी, पीछे तालु के पास च, तो वहाँ से टकरा कर तब आएगी च। ठीक है दोस्तों,
तो इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, श। ठीक है, तो इनमें जो हमारी जीभ है ना दोस्तों पीछे हट करके ऊपर तालु से टकरा करके तब आती है। ठीक है, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं। अब है हमारा नंबर 3 मूर्धन्य व्यंजन। अब मूर्धन्य व्यंजन में देख लीजिएगा, मूर्धा की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। मूर्धा अर्थात जो हमारे मुंह के अंदर की छत है ऊपर की, ठीक है, हमारे दांत के पीछे ही, जो हमारे ऊपर के दांत है इसके पीछे की जो छत है हमारी, जहाँ पर हम आसानी से जीभ को टकरा देते हैं ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मूर्धा होती है। तो मूर्धा की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से अक्षर आते हैं इसमें? ट, ठ, ड, ढ, र और स। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं हमारे मूर्धन्य व्यंजन में। इसके बाद नंबर 4 दंत्य व्यंजन। दंत्य मैंने दांत, जो व्यंजन दांत की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको हम दंत्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा, त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है, तो इनमें देखिए दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करेंगे त, जो हमारी जीभ है वो कहाँ लगेगी? दांतों से टकराएगी। थ, द, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ है वो दोनों दांतों के बीच में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उच्चारण करते समय अपनी जीभ को काट मत लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत दर्द होगा। तो बहुत प्यार से उच्चारण करिए इन शब्दों का, इन वर्णों का। ठीक है दोस्तों, एक खास बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि जो न, ल और स, जो ये तीनों व्यंजन हैं न, ल और स, ये क्या है? संस्कृत भाषा के वत्सर्य। ठीक है, वत्सर्य किसे कहते हैं दोस्तों? जो मसूड़े से उच्चारित होते हैं। ठीक है, व्यंजन थे, मतलब संस्कृत भाषा में वत्सर्य व्यंजन कहलाते थे। ठीक है, जो हिंदी भाषा में आकर दंत्य हो गए हैं। अब इनको हिंदी भाषा में दंत्य इस्तेमाल करने लगे हैं, दंत्य बोलने लगे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में क्या थे? वत्सर्य थे। ठीक है दोस्तों, वत्सर्य किसे कहते हैं? जो मसूड़े से उच्चारित होते हैं। जब आप बोलोगे ना न, तो देखो जो जीभ है वो दांत के बीच में नहीं आएगी, वो दांत के पीछे जो ऊपर मसूड़ा है उस पर उसको टकराएगी न। ऐसे बोलेंगे ल, ल जब बोलोगे तो जीभ जो है मसूड़े पे लगेगी जाके ऊपर के दांतों के। ठीक है दोस्तों, ऐसी स। ठीक है दोस्तों, स, न, ल, स जब भी ऐसा उच्चारित करेंगे तो कहाँ है? दांत के ऊपर मसूड़े से जाकर टकराएगी, इसलिए इनको संस्कृत भाषा में वत्सर्य व्यंजन कहते थे, जो मसूड़े से उच्चारित होने वाले हैं। लेकिन हिंदी भाषा में आकर ये दंत्य हो गए हैं। ठीक है, परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे, अगर इन वर्णों के बारे में परीक्षा में पूछा गया है और ऑप्शन में आपको वत्सर्य भी मिला है और दंत्य भी मिला है, तो आप बेझिझक वत्सर्य ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे अधिक सही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं ना, वत्सर्य और दंत्य, और अगर न, ल और स ध्वनि दी हुई है तो आप आंख बंद करके वत्सर्य पे ही बिल्कुल अपना ऑप्शन लगा देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उच्चारण के आधार पर जो भेद है हमारा आता है नंबर 5 ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन किसे कहते हैं? ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, जो आपके लिप्स हैं, होठ की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन। जो लिप्स की सहायता से बोले जाते हैं, जो लिप्स की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन हैं वे कौन से हैं आपके? ये है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये जो प, फ, ब, भ, म है, ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? ये बोले जाते हैं आपके होठ की सहायता से, ओष्ठ की सहायता से। ठीक है, अब नंबर 6 है हमारा नासिकीय व्यंजन। नासिकीय, नासिकीय मतलब नाक, नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन। ठीक है, जो नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आप नाक बंद कर लोगे तो उनको आप नहीं बोल पाएंगे। तो ये कौन से व्यंजन हैं? पहला है अंग, अये, अणे, ने और में। ठीक है, अगर आप इनको नाक बंद करके उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण सही से नहीं होगा, कुछ और ही शब्द भूल जाएगा। ठीक है, नाक बंद करके बोल के देख लीजिएगा चाहे इनको। अच्छा, इन व्यंजनों को द्विस्थानीय व्यंजन भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि इन व्यंजनों को द्विस्थानीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी किसी और के साथ भी अलग अलग जगह उच्चारित होते हैं। जैसे अंग है, ये कै वर्ग के साथ में, कंठ के साथ भी बोला जाता है। अये हैं, जो अये है ये भी किसी और अंग से बोला जाता है। अण भी किसी और अंग से बोला जाता है। न है और मैं है, इनका उच्चारण भी अलग अलग स्थान से भी होता है, तो इनको द्विस्थानीय व्यंजन भी इसलिए कहा जाता है कि ये दो दो स्थानों से बोले जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 7 दंतोष्ठीय व्यंजन। दंतोष्ठीय व्यंजन मतलब दांत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ
दांत और ओष्ठ माने होठ, दांत और होठ की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन जो होते हैं उनको दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ऐसा व्यंजन केवल एक ही है दोस्तों जिसको हम व बोलते हैं। व में देखो, जब आप व का उच्चारण करोगे तो जो होठ है वो गोल आकृति में भी हो जाएंगे और जो निचला होठ है वो ऊपर के दांतों से टकराएगा, व। ठीक है, जब आप उच्चारण करोगे व, नहीं तो व का उच्चारण करके देख लीजिए। व बिना होठ लगाए, ऊपर के दांत में बिना होठ लगाए आपको इसका उच्चारण नहीं होगा। चाहे आप उच्चारण करके देख लीजिए, बोल के देख लीजिए, वर्णों का उच्चारण साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, जब आप व का उच्चारण करोगे जो नीचे का होठ है वो ऊपर के दांतों से टच करेगा। ठीक है, व। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की ओर। तो नंबर 2 हमारा वर्गीकरण आता है व्यंजनों का, वो आता है हमारा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद, कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों प्राणत्व के आधार पर हमारे व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 2 भागों में बांटा गया, इसका 2 भेद होते हैं इसके। ठीक, कितने भेद होते हैं दोस्तों प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर 2 भाग होते हैं। कौन कौन से वो देख लीजिए। नंबर 1 है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। जो व्यंजनों को हम प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण करते हैं उसमें 2 आते हैं। पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अब 2 हमारे हो गए अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो नंबर 1 है हमारा अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु। ठीक है, प्राण मतलब जिसमें हमारा जीवन होता है, ऐसी वायु। ऐसी वायु कौन सी है दोस्तों, जिससे हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। जो हम सांस लेकर बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं, ये कौन सी वायु होती है, हमारी प्राणवायु होती है। ठीक है दोस्तों, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, उनको बोलते समय जो हमारे फेफड़ों से बाहर वायु हवा निकलती है, ठीक है, उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, जिनका उच्चारण भी हम करते हैं उनके लिए जो हवा निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, फेफड़ों से। जब हम सांस लेते हैं तो यह हवा कहाँ जाती है, वायु कहाँ जाती है दोस्तों, हमारे फेफड़ों के अंदर जमा होती है। ठीक है, और फिर जो हम बाहर निकालते हैं वो हमारे फेफड़ों से ही निकलती है। जब हम सांस लेने की क्रिया करते हैं, श्वास क्रिया कहते हैं जिसको, ठीक है, वो हमारे फेफड़ों से ही होती है। तो क्या कहा है उन्होंने कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु बहुत कम होती है, हल्की निकलती है, वे वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ वायु, कम वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है, फेफड़ों से बाहर कम वायु निकलती है, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब वो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं वो देखिए। हमने बताया है प्रत्येक वर्ग हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। हर एक वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ग है, कितने अक्षर हैं उसमें, सब कुछ। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण, प्रथम मैंने पहला, तृतीय मैंने तीसरा और पंचम वर्ण मतलब 5वां वर्ण जो होते हैं, क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। इसके अलावा और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, हमारे य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा उन्होंने कि हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। तो कितने हो गए हमारे, हर एक वर्ग का जब 1 2 3, हर एक वर्ग से जब 3 वर्ण लेंगे हम तो 5 वर्ग है हमारे, और 5 दिया 15। तो 15 वर्ण तो वर्ग से हो गए और अंतस्थ वर्ण कितने हमारे, 4। तो 15 और 4 19। तो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 19 होते हैं दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनर अब ये नहीं पूछेगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं या जिन जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है क्या कहते हैं, नहीं, इनको पता है कि सबने पढ़ रखे हैं। ठीक है, वो क्या पूछेगा आपसे, वो सवाल ऐसे पूछ लेगा कि अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 19 है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जो अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे य, र, ल, व, वह किस वर्ग में आते हैं या फिर किस भेद में आते हैं। तो अगर आपको कहीं पे दिखेगा कि अल्प प्राण है, महाप्राण है, और वो भी 2 ऑप्शन दे देगा, तो आपको अगर पढ़ रखा है आपने तो अल्प प्राण पे ही उसका आंसर बिल्कुल सटीक लगा देना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ खास है, वो खास क्या चीज़ है वो देख लीजिए कि अल्प प्राण ध्वनियों की कुल संख्या 31 होती है। अल्प प्राण संपूर्ण वर्णमाला में से
अल्प प्राण ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है हमारी? 31 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 31 होती है। 31 वर्ण कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। इसमें आते हैं, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कि 19 व्यंजन है जो अल्प प्राण में आते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण 19 हो गए। अब फिर एक आता है हमारा अनुस्वार। एक अनुस्वार वर्ण भी है जो हमारा अल्प प्राण में ही आता है। और हमने आपको स्वर पढ़ाते हुए कहा था दोस्तों कि जितने भी स्वर हैं, सारे के सारे स्वर 11 के 11 स्वर कौन से हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? 19 और 20 और 11 स्वर 31। तो संपूर्ण वर्णमाला में से जो अल्प प्राण वर्ण होंगे वो कितने होंगे? 31 होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक का? वेरी गुड। प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, वो नंबर 2 है हमारा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन हमने पढ़ लिए। इसके बाद आता है हमारा महाप्राण व्यंजन। देखिए इसमें क्या होता है कि इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली श्वास वायु, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वायु है वो कहाँ से निकलती है, जो सांस है हमारे कहाँ से निकल के आते हैं बाहर? हमारे फेफड़े में। जब हम अंदर वो सांस खींचते हैं ऐसे करके तो कहाँ हवा इकट्ठी हो जाती है? हमारे फेफड़े के अंदर इकट्ठी हो जाती है। और फिर हम जब छोड़ते हैं तो वो भी हमारे फेफड़े से ही बाहर निकल कर आती है। तो इसलिए कहा गया है कि इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली जो श्वास वायु है, सांस लेने की जो हवा है, अपेक्षाकृत मतलब नॉर्मल से अधिक मात्रा में, नॉर्मल से जो सामान्य हवा निकलती है उससे अधिक मात्रा में और अधिक तेजी के साथ, ठीक है, अधिक वेग से बाहर निकलती है। तो क्या हो जाते हैं? हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब ऐसे व्यंजन कौन से हैं वो देख लीजिए आप, फिर बोल के भी उच्चारण के साथ देख लीजिएगा कि हाँ उनमें तेज वायु निकलती है, अधिक तेजी से निकलती है या नहीं। इन्होंने क्या कहा है? जैसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, मतलब जो हमारे वर्ग हैं उनका दूसरा और चौथा जो वर्ण आएगा वो ही क्या होगा? महाप्राण होगा। उनमें जो वायु है फेफड़ों से अधिक मात्रा में आएगी और अधिक तेजी के साथ आएगी, गति के साथ आएगी। जैसे क वर्ग देख लीजिए, क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है? दूसरा होगा ख और घ। तो जब आप बोलोगे ख तो देख लीजिए क को आप बिल्कुल आराम से बोल दोगे क, बिना हवा के रोके हुए भी। ठीक है, तो जब आप क को उच्चारण करोगे धीरे से बोल दोगे क, लेकिन जब आप बोलोगे ख, ठीक है, तो एकदम से बहुत अधिक हवा निकलेगी बाहर ख, आपको ख बोल के सांस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप क बोल दोगे तो उसके बाद आपको अब बहुत सारे वर्ण बोल सकते हैं, लेकिन ख जब बोलोगे तो वो सारी की सारी वायु बाहर निकल जाएगी और तेजी के साथ भी बाहर आएगी। तो आप उच्चारण करते हुए चला करिए इनका। जैसे जैसे आप इनका उच्चारण करते चलेंगे ना तो आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिकली बहुत जल्दी सीख सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही उच्चारण करते चलिएगा। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण बोल करके देखिएगा कि उसमें जो हवा है वो अधिक बाहर निकलती है और तेजी से बाहर निकलती है या नहीं। अगर तेजी से निकलती है तो आप सीख गए हैं, ठीक है। अगर नहीं निकली है तो फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है। तथा ऊष्म वर्ण, और हमारे जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्णों के बारे में हमने आपको पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जिनमें जो वायु होती है वह ऊष्म मतलब गर्म होकर के बाहर निकलती है, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे, किसमें? महाप्राण में। जैसे श, श, स, है। जब आप बोलोगे, देख लो, है को जब बोलोगे तो बहुत अधिक मात्रा में जल्दी से तेजी गति से बाहर हवा निकलती है। कहाँ से? फेफड़ों से। है, जब आप है बोलोगे तो ऐसा लगता है जिससे हमारे पेट में जो हवा थी वो सारी खत्म हो गई, खाली होगी। जैसे बोलो है, ठीक है, बोल के देखिएगा, जब आप बोलोगे है तो एकदम से सारी की सारी आवाज़, सारी की सारी हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई है? 15 बताई है। अब ये दो हो गए, दूसरा और चौथा हर एक वर्ग का, तो 5 दूनी 10 तो यही हो गए, और 4 हमारे ऊष्म वर्ण हो गए, तो 14 तो यही हो गए। 15वां कौन सा है वो देख लीजिए, हमारे 14 व्यंजन है प्लस एक इसमें हमारा विसर्ग आता है, जो हमने बताया था पहले भी, ठीक है, कि विसर्ग की जो मात्रा होती है वह है के साथ पढ़ी जाती है की तरह पढ़ी जाती है, और आ के साथ लगाकर इसको दर्शाया जाता है। तो क्या बोलते हैं हम उसको? अह। तो जब हम बोलते हैं अह तो है का उच्चारण होता है इसके साथ में, तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा? यह भी क्या हो जाएगी? हमारी महाप्राण वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने व्यंजन हो गए? कुल 15 वर्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, 14 व्यंजन और एक विसर्ग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं व्यंजनों के अगले वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण कौन सा है हमारा? नंबर 3 है घोष, नाद, गूंज, झनकार या फिर कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब दोस्तों इस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, घोष को हम घर्षण बोलते हैं, नाद जैसे हमारे गले से घर्षण करके आवाज निकलती है जोर से, गूंज जो हमें गूंजती हुई नजर आती है, जैसे ही घर्षण होगा तो वो बहुत जोर से आवाज आएगी, और जितनी जोर से हम आवाज को निकालेंगे वो आवाज में
गूंज होगी। झनकार का मतलब भी वही है, जब घर्षण करके आवाज़ निकलती है तो अपने आप ही हमारी आवाज़ में झनकार उत्पन्न हो जाता है, कंपन भी झनकार के साथ ही बन जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक ही का नाम है दोस्तों, इनमें कन्फ्यूज मत हो जाएगा, ये सब एक है, ठीक है। इसके आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? इसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? घोष के, कंपन के, नाद के, गूंज के, झनकार के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग देख लीजिए कौन से है। नंबर 1 है हमारा अघोष व्यंजन, ठीक है दोस्तों, अघोष व्यंजन, ठीक है। अब इसमें अ लगा हुआ है, अ मतलब घोष के बिना, अ का मतलब होता है रहित, उसके बिना, ठीक है। घोष माने घर्षण, जो व्यंजन घर्षण के बिना होंगे, जिनमें घर्षण नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा है घोष या सघोष, इसमें स लगा हुआ है, स का अर्थ होता है सहित, अ का अर्थ होता है रहित, रहित का मतलब होता है उसके बिना, ठीक है। स का अर्थ होता है सहित मतलब उसके साथ, किसके साथ? घोष के साथ। तो ये वे व्यंजन है जिनमें घर्षण लगता है, घोष व्यंजन होते हैं, जिनमें घर्षण नहीं लगता है वो अघोष व्यंजन होते हैं। अब इन दोनों का हम विश्लेषण देखेंगे कि क्या है दोनों, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अघोष व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि अघोष व्यंजन होते क्या है, ठीक है। देखिए इनमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्री किसे कहते हैं दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए स्वर तंत्री कहते किसे, वरना फिर हम बताते हैं आपको स्वर तंत्री होता क्या है। तो स्वर तंत्री एक ऐसी तंत्री है, एक ऐसा अंग है जो हमारे गले के अंदर, ठीक है, हमारे गले के आखिर में होता है, जिससे होकर के जो हम आवाज़ बाहर निकालते हैं वह सभी अलग अलग प्रकार की निकलती हैं, जिससे हम अलग अलग तरह की आवाज़ को आराम से निकाल सकते हैं। वो हमारी स्वर तंत्री है। हमारे शरीर के गले में अंदर, हमारे गले के अंदर में एक ऐसी ग्रंथि है जिसके द्वारा हम आवाज़ों को विभिन्न रूप प्रदान करते हैं, उसको हम स्वर तंत्री कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा है कि जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन या अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, मतलब बिल्कुल भी कंपन नहीं होगा। कौन कौन सी है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, हमने आपको बताया था कि जो वर्ग है वह याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो इनमें भी हर एक जगह पर आपको वर्ग के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और आगे चल के संधि है, समास है, उन सभी में भी आपको वर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ग कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो इसीलिए आपको वर्ग हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहेगी? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होंगे? अघोष व्यंजन होंगे, और श, स और स ये जो वर्ण है ये अघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में बिल्कुल भी कंपन नहीं होता है। देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अघोष ध्वनियों की संख्या 13 व्यंजन होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो अघोष ध्वनियों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है, ठीक है। 5 वर्ग है, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो गया, 5 दूनी 10 और 3 ये हो गए श और स, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 और 3 13। तो इसलिए हमारे जो अघोष वर्ण हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, और इसमें क्या है कि जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्री हमने आपको बताया है कि स्वर तंत्री किसे कहते हैं। अगर आपके समझ में अब तक भी नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। स्वर तंत्री एक ऐसा अंग है जो हमारे गले के अंदर उपस्थित होता है, और जिसकी वजह से ही हम ध्वनियों को अलग अलग तरह से अलग अलग रूपों में बाहर निकालते हैं, वो हमारी स्वर तंत्री है, ठीक है दोस्तों। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वे सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। वे वर्ण जिनको हम बोलते समय हमारी स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होगा उनको ही हम सघोष ध्वनियाँ कहेंगे। अब देख लीजिए कौन कौन सी होती है। इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होगा, जो हमने आपको वर्ग पढ़ाए हैं उनका जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो आपके सघोष व्यंजन में आएगा। उसके अलावा आपका य, र, ल, व और है, ये 5 वर्ण भी आपके सघोष ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो कितने हो गए? हर एक वर्ग से 3 अक्षर हो गए, तो 5 दिया 15 और 2 4 और 1 5, 5 ये हो गए 15 और 5 20। तो आपके 20 व्यंजन हो गए जो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए हिंदी वर्णमाला में, अब हिंदी वर्णमाला की पूरी की बात हो रही है दोस्तों कि सारी हिंदी वर्णमाला के अनुसार सघोष ध्वनियों की कुल संख्या 33 बताई गई है। कितनी बताई गई है?
33 बताई गई है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि 20 व्यंजन है, तो हम देख लेंगे 33 कैसे हो गए। तो देखेंगे इसमें हमने क्या देखा कि पहले तो 20 व्यंजन है इसमें, और उसके बाद इसमें 11 स्वर भी है। हमने जब आपको स्वर पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जितने स्वर होते हैं सारे के सारे सघोष होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक अनुस्वार भी इसमें आएगा और एक विसर्ग भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो 20 और 11 स्वर 31, एक 32 और एक विसर्ग 33। तो हमारे कुल सघोष वर्ण कितने हो गए दोस्तों? 33 हो गए, ठीक है दोस्तों। बहुत बात करते हैं व्यंजन के अगले वर्गीकरण की। तो अगला वर्गीकरण कौन सा है हमारा? नंबर 4, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। मतलब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद किए गए हैं। अब आप प्रयत्न को समझ लीजिए कि प्रयत्न किसे कहते हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए हमने प्रयत्न की परिभाषा दी है आपको, बहुत ही आसान परिभाषा है, आपके एकदम समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से पढ़िए इसको। कि ध्वनि को उच्चारण करने के लिए मुखांगों, ध्वनि, ध्वनि मैंने आपको पहले बता दी ध्वनि कहते किसे हैं, ठीक है। सारे वर्ण ध्वनि हैं जो हमारे मुख से निकलती है, जो भी आवाज़ हो ध्वनि है, ठीक है। उनको उच्चारण मतलब बोलने के लिए मुखांगों, मुख के जो अंग है, मुंह के जो अंग है उनके द्वारा किया गया प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। मतलब हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उनको उच्चारण करने के लिए, उनको बोलने के लिए जो हमारे मुंह के जो अंग है, अलग अलग सभी के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे जीभ हो गई, नाक, होठ, दांत, गला, कंठ, तालु, मूर्धा, तो ये सभी हमारे मुंह के अंग हो गए। इनके द्वारा जो उच्चारण करने के लिए किया गया प्रयास है, ठीक है, किसी भी ध्वनि को बोलने के लिए जो इनके द्वारा किया गया प्रयास है वही क्या होता है? आपका प्रयत्न कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम कोई भी वर्ण बोलेंगे तो उसके लिए जो हमारे मुंह के जो अंग है वो प्रयास करते हैं बोलने का, वही क्या होता है? प्रयत्न होता है, ठीक है। इस आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से। नंबर 1 है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, हमने पढ़ा है। नंबर 2 है हमारा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। इनके बारे में हम आप आगे बढ़ेंगे डिटेल में कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर 3 है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। इसके बाद है नंबर 4 अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर कितने होते हैं? अर्धस्वर 2 होते हैं। इनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे विश्लेषण के साथ में। नंबर 5 है हमारा लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कितने होते हैं? 1 होते हैं। अच्छा, लुंठित आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा कि लुंठित व्यंजन भी होता है। क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। नंबर 6 है हमारा फिर उसके बाद में पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं हमारे? पार्श्विक व्यंजन हमारा 1 होता है। नंबर 7 है हमारा ऊष्म ईषत या स्पृष्ट व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ईषत व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, ये तीनों एक ही नाम है। ये कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 8 है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये सभी एक के ही नाम है दोस्तों, ये चारों के चारों। उत्क्षिप्त व्यंजन भी उसे कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी वही होता है, विकसित व्यंजन भी उसको कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन भी उसी को कहते हैं। ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 2। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन या वर्ण आते हैं। डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही विश्लेषण के साथ में, ठीक है दोस्तों। विश्लेषण देख लीजिए दोस्तों इनका। नंबर 1 था हमारा स्पर्श व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर जो हमने व्यंजनों के भेद किए थे उनमें नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुखांग, जो मुंह के अंग हैं, पूरी तरह से पूर्णतया स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, ठीक है, छूना। इसलिए कहा गया इनको स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनमें जो मुंह के जो अंग हैं, मुखांग है हमारे, वे परस्पर एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से स्पर्श करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क से लेकर म तक, क से म तक इनकी संख्या 25 होती है। जब आप वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ेंगे तो जब क से म तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमारा नंबर 2 आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इसमें स्पर्श भी लगा हुआ है और संघर्ष भी लगा हुआ है, तो इसी से समझिए कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय मुखांग, जो मुंह के अंग है, उनके द्वारा स्पर्श भी हो,
छूते भी हों और हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना भी करना पड़े। संघर्ष मतलब रुकावट, मुश्किल का सामना, ठीक है, सब कठिनाई का सामना करना पड़े, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए बोल करके, जैसे हमारा च, जब हम बोलेंगे च, तो जब हमने च बोला ना, एक तो हमारे जो मुखांग है उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पर्श भी किया, ठीक है, और उनको बोलते समय रुकावट भी उत्पन्न हुई, हमारा मुंह पूरी तरह से बंद हो गया, हवा को बाहर आने में संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, जैसे छ, छ, ठीक है, जिसकी वजह से हमें झटके से बाहर निकालना पड़ा छ, और ऐसे ही ज और झ। ठीक है दोस्तों, जब हम इन अक्षरों को बोलेंगे तो क्या होंगे, हमारे मुखांग एक दूसरे के साथ स्पर्श भी करेंगे और क्या होगा, संघर्ष भी करेंगे, बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो एक तरह से पूरी तरह से हमारी जो वायु है वह है रुक जाती है। च, जब आप च बोलोगे ना तो उच्चारण करने से पहले ही आपके जो मुखांग है ऐसे बंद हो जाएंगे कि हवा बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, इसलिए उनको निकलने में संघर्ष भी करना पड़ता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं दोस्तों, ये हैं हमारे 4, च, छ, ज और झ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है हमारा वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग, जो हमारे मुंह के जो अंग हैं, आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही कम छूते हैं, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे देख लीजिए, ये 4 होते हैं, ये वर्ण जो कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें जो हमारे मुखांग है वह बहुत ही आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे य, हमने बोला य में जो हमारे गले का पीछे का हिस्सा है वही आपस में टच करेगा, ठीक है, र, ल, व, ठीक है, बहुत कम, मुंह के जो हमारे अंग है बहुत कम ही आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर ये भी एक भाग है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो भाग है ये है जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं। जो मुंह के जो अंग हैं, हमारे मुखांग है ध्वनि को उच्चारण करने के, वे आपस में न के बराबर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। देख लीजिए कैसे, ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है य, एक होता है व। ठीक है ना, य जब बोलोगे आप तब ऐसा लगेगा कि कोई भी अंग स्पर्श नहीं किया लेकिन हल्का सा करता है य। ठीक है, फिर ऐसे बोलोगे व, जब आप वाह बोलोगे तो हमारे जो मुंह के अंग है हल्के से स्पर्श करेंगे, एकदम से जल्दी बोल देंगे उसको वाह। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे अर्धस्वर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अगले पार्ट पर, जो है लुंठित व्यंजन। कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। लुंठित व्यंजन हमने बताया था आपको, र का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। जब हम र का उच्चारण करते हैं ना तो हमारी जो जीभ है आगे से ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, ऊपर की ओर करके तालू पर चली जाएगी ऐसे, र। ठीक है दोस्तों, अतः इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित मतलब ये लपेटा ले लेती है, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं कि लपेटा ले लिया, ठीक है, तो वही होता है लुंठित। ठीक है, तो जब जीव हम र का उच्चारण करेंगे तो जो आगे का भाग है जीव को ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब इसको ही हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं वो देख लीजिए। र का उच्चारण करते समय जिह्वा, जो जीभ होती है उसमें कंपन होता है, र, ठीक है, जब आप ऊपर जीभ को लगाकर नीचे छोड़ेंगे तो कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है, र, ठीक है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। उसी कंपन के कारण ही इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जो हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में जो कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अतः इस र ध्वनि को, जो र ध्वनि है हमारी, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इन दोनों के नाम से इसे जाना जाता है, लुंठित के और प्रकंपित के। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से लुंठित ध्वनि कौन सी है, या फिर ऐसा बोल दे कि प्रकंपित ध्वनि कौन सी है, तो बेझिझक आप र को वहां पर सही निशान लगा देना, ठीक है। आपका र अगर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक ही ध्वनि है लुंठित और प्रकंपित, जो है र, ठीक है। लुंठित क्यों कहते हैं, लुंठित से ध्यान रखना, लुंठित क्योंकि लपेटा ले लेती है, जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, इसलिए। और प्रकंपित, कंपित मैंने जो आगे का भाग है जीभ का, जब वो ऊपर से होकर के नीचे लगता है, उच्चारण करते हैं हम र का, तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है जीभ में, ठीक है। बोल उच्चारण करके देख लीजिएगा आप, जब आप बोलोगे र, ठीक है, तो कंपन होगा जीभ में, बहुत अधिक कंपन होगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये प्रकंपित ध्वनि है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, देख लीजिए क्या कहा है कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व, पार्श्व किसे कहते हैं, बगल, ठीक है, जैसे यह है मार्कर है और इसके इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी जीभ है तो इसके इधर से भी हवा आएगी और इधर से भी, तो इसे बोल देंगे हम पार्श्व, ठीक है। तो क्या कहा है कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जीभ के दोनों पार्श्व मतलब बगल के भागों से बाहर निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, जिसका उच्चारण करते समय जो हवा है जीभ के दोनों साइड से, बगल से, दोनों बगल, बगल कहते हैं आसपास, ठीक है, दोनों तरफ उसके पास पास से बाहर निकल जाएगी, उसको ही हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा होता है, यह ध्वनि कौन सी होती है, होती है हमारी ल। जब आप ल बोल के देखोगे ल, तो जब आप ल का उच्चारण करोगे तो जो जीभ है वह तालू के ऊपर लग जाएगी और जो हवा है दोनों तरफ से बाहर आएगी, तब इसका उच्चारण होगा ल। बोल के देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ऊष्म ईषत् स्पृष्ट व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ईषत् व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, ये सब एक ही नाम है। देख लीजिए किसे कहते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण, मतलब घर्षण के कारण, जब उसमें घर्षण होगा उसके कारण ऊष्म मतलब गर्म होकर बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हवा होगी घर्षण के कारण वह गर्म होकर के बाहर निकलेगी तथा न के बराबर स्पर्श करती है, किसी भी मुखांग को न के बराबर स्पर्श करती है, बहुत कम स्पर्श करती है, उन्हें हम ऊष्म तथा ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम ईषत् व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये इनकी संख्या 4 होती है। कौन सी, श, श, स और है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि जो वायु है, निकलने वाली वायु है, मैंने आपको बता दें कि जो वायु है कहाँ से निकलते हुए है, फेफड़ों से बाहर निकलते हैं। तो जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो घर्षण के कारण, ठीक है, बहुत ही अधिक कठिनाई के कारण वह क्या होगी, ऊष्म हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगी और तब उसका उच्चारण होगा। अब देखिए ऊष्म को तो लगभग सभी जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, आजकल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ईषत् व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से ईषत् व्यंजन को बताइए, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक दे देगा, बाकी अलग अलग दे देगा। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है कि इसको ही ईषत् व्यंजन भी कहते हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे। या फिर उन्होंने दे दिया कि स्पष्ट व्यंजन को छांटिए, निम्नलिखित में से स्पष्ट व्यंजन को छांट कर लिखिए। तो अगर आपने इनको पढ़ रखा है कि इसको ही हम ऊष्म भी कहते हैं, इसको ही हम ईषत् कहते हैं और इसको ही हम स्पष्ट व्यंजन कहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप एकदम से इन चारों में से जो भी वहाँ पर आया होगा उस पर एकदम बिल्कुल करेक्ट निशान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए, याद रखिए कि ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अंतिम चरण की ओर। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार व पंचमाक्षर। अनुस्वार जो पंचमाक्षर होते हैं, अनुस्वार जो होता है और पंचमाक्षर होता है जो, उनका प्रयोग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं। हमने आपको बताया था पीछे कि जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचम अक्षर मतलब 5वां अक्षर जो होता है उसका हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ कैसे रूप में करते हैं और कब करते हैं। यह हम सारी चीज़ आपको बहुत ही सरलता से पढ़ाएंगे, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीज़ें बैठ जाए। तो अब देखेंगे हम, देखिए इसका कि यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण, मतलब जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, उनमें से अगर कोई वर्ण पंचम वर्ण स्वर रहित हो, अगर कोई स्वर रहित पंचम वर्ण आ जाए हमारा वर्ग का, तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो और उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी अन्य वर्ण होना चाहिए। जैसे हमने बोला, ठीक है, तो क वर्ग से हो गया अंग, च वर्ग से अय, ट वर्ग से अन, त वर्ग से न, प वर्ग से मैं। अगर इनमें से, इन हर वर्ग के 5 अक्षर में से, 5वें वर्ण में से
कोई सा भी वर्ण स्वर रहित आ जाए, मतलब आधा आ जाए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं आधा, अगर वो आधा आ जाए और उसके बाद भी इनमें से ही किसी वर्ण का, जौन सा वर्ण इनमें से होगा उसी वर्ग का कोई दूसरा वर्ण आ जाए उसके बाद, तो क्या करेंगे हम, वहाँ पंचमाक्षर को हम अनुस्वार में बदल दे देंगे। ठीक है, जो हमारा पंचमाक्षर होगा आधा जिसे हम लगाएंगे उसको हम अनुस्वार में बदल देंगे, मतलब बिंदी में बदल देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझो बहुत आराम से कि कैसे। ठीक है, देखो कैसे। हमने लिखा यहाँ पर अशुद्ध, जिसको हम अशुद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है, हम गलतियाँ करते हैं उनको हम शुद्ध रूप में बताएंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पहला लिखा है आपके सामने हिंदी। हिंदी को कैसे लिखा हमने, ह पे छोटी की मात्रा, अधन और द पे बड़ी की मात्रा। अब देखिए उसने पहले कहा था कि यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो। ठीक है, तो ये देखो पंचमाक्षर आ रहा है, वर्ग का पंचमाक्षर क्या आ रहा है, न आ रहा है, जिसको हम स्वर रहित कैसे लिखते हैं, हलंत लगा करके। हमने पीछे पढ़ा था कि जिनमें हलंत लगा देते हैं वो स्वर रहित वर्ण कहलाते हैं। अपनी भाषा में हम बोलते हैं इनको, मातृभाषा में अधा, अक्सर हर चीज़ को अधा बोलते हैं, अधन है, ठीक है, अधद, अधत, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये स्वर रहित पंचमाक्षर आया है। और फिर उसने बताया था कि और इसी वर्ग का कोई अन्य व्यंजन भी आए, अन्य वर्ण भी इसी वर्ग का हो, तो देख लीजिए द इसी वर्ग का है नहीं, तो द कौन से में आता है हमारा, त वर्ग में। त वर्ग में कैसे आएगा, त, थ, द, ध, न, तो द आ रहा है इसी वर्ग में और न भी हमारा आधा इसी वर्ग का है, न हमारा इसी वर्ग का है और द भी इसके बाद इसी वर्ग का आ रहा है। तो उसने क्या कहा था, तो जो होगा पंचमाक्षर जो होगा वह अनुस्वार में बदल जाएगा, मतलब जो ये पंचमाक्षर है न है आधे वाला, ये किसी में बदल जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में कैसे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अनुस्वार में बदल गया, देखो ये बदल गया अनुस्वार में, यहाँ पर हमने बिंदी बना दी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, शुद्ध शब्द हो गया, शुद्ध रूप हो गया इसका। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिए ऐसे ही कोई कि हिंदी का शुद्ध रूप, हिंदी को आप कैसे लिखेंगे, मतलब हिंदी आपके सामने क्वेश्चन ऐसे शो करेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप को छांटिए, उसमें आपके सामने ये वाला भी होगा, आपके सामने ये वाला भी होगा, और दो तरह से में लिख करके दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि आपने तो ये वाला देखा है अब तक, आपने तो इसी वाले को देखा है, ये वाला हिंदी देखा है। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने इस हिंदी वाले शुद्ध रूप को पढ़ा है और समझा है। तो अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि कैसे यह शुद्ध रूप में ऐसा बन गया और क्यों बन गया। ठीक है, हमने बताया आपको, हमने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण स्वर रहित आए और उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी अक्षर आए, कोई भी, एक वर्ग में 5 अक्षर होंगे, उसमें से कोई भी अक्षर आ जाए, तो जो हमारा वो पंचम वर्ण होगा, पंचमाक्षर होगा, वो कहाँ बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, मतलब इस बिंदी में बदल जाएगा, ऐसे अंग वाली बिंदी में। ठीक है, अन्न वाली बिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में जो न है ये किस में बदल गया, अब अनुस्वार में बदल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो हमने लिखा है नंदन, न फिर अधन है और उसके बाद फिर द। अब जैसे इसमें न के बाद द था, ऐसे इसमें भी है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, क्योंकि न और द दोनों एक ही वर्ग के हैं, और जो न आया है पहले वाला वो स्वर रहित न आया है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, अधन है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा समझ लीजिए जी, हमारे पास आया है एक शब्द कंपन। क्या शब्द आया हमारे पास, कंपन, क अधमय प न, कंपन। तो उसने क्या कहा था कि पंचमाक्षर, तो देख लीजिए मैं पंचमाक्षर है, किस वर्ग का है, जल्दी से बताइए किस वर्ग का, आपने वर्ग पढ़े हैं तो बताइए किस वर्ग का पंचमाक्षर है, मैं। ठीक है, तो देख लीजिए प फ ब भ और मैं, तो ये क्या है, पंचमाक्षर प वर्ग का है, और प वर्ग का पंचमाक्षर कैसा है, स्वर रहित। स्वर रहित मतलब इसमें अ नहीं लगा हुआ है, स्वर रहित है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, हल के साथ लिखा जाएगा ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, स्वर रहित म हो गया। ठीक है, जिसको हम अधम बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर पंचमाक्षर स्वर रहित हो और उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो। ठीक है, तो देख लीजिए इसी वर्ग का है प, ये रहा, देखो पहले नंबर भी पै मिल गया आपको। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि तो क्या होगा, इसमें पंचमाक्षर किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, ये बदल दिया अपने यहाँ पर अनुस्वार में ही। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या बन गया अभी हमारा, कंपन। ठीक है दोस्तों, पता लग गया कैसे बना।
सेम ऐसे ही बनेगा ये वाला। ये क्या है हमारा, लिखा हुआ है कुंड। क्या लिखा हुआ है, कुंड। कु आधा अण है, अण देख लीजिएगा, आधा अण और ड, ठीक है, तो क्या बन गया कुंड। अब देख लीजिए अण है, ये क्या है, स्वर रहित है, स्वर रहित अण। अण किस वर्ग का है पहले ये बताइए। अण जो है इसमें आधा अण है, हलंत वाला अण है, हलंत वाला अण है, ये ऐसे करके, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये किस वर्ग का है, देख लीजिए इसी वर्ग का है। ट ठ ड ढ अण, तो पंचमाक्षर है, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर है। और उन्होंने कहा था अगर पांचवा अक्षर स्वर रहित हो मतलब आधा हो, ठीक है, और उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण हो, चाहे कोई सा भी हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा ही क्यों ना है तब भी, ठीक है। तो देख लीजिए ये रहा ड आया हुआ है इसमें, ये रहा हमारा ड, ठीक है। तो क्या कहा था उन्होंने कि जो ये होगा पंचमाक्षर होगा ये अनुस्वार में बदल जाएगा। हमने यहाँ भी अनुस्वार में बदल दिया। पता चल गया कैसे बदला अनुस्वार में। बहुत ध्यान के साथ पढ़ते चलिए, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, समझते चलिए साथ के साथ में से, ठीक है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे सोच लोगे ना कि हाँ भाई ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, बाद में लिख लेंगे, अभी नहीं, तो भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलो अब देख लीजिए, अब नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 में क्या बताया गया, नियम नंबर 2 में बताया गया है कि यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, सेम कंडीशन हो रहेगी। अगर पांचवा अक्षर जो है वर्ग का वो स्वर रहित है, आधा है, तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए, कोई भी पंचमाक्षर मतलब अगर पांचवा वर्ण है किसी वर्ग का और उसके बाद किसी भी वर्ग का कोई भी पांचवा ही वर्ण आ रहा है, तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, तो वह अनुस्वार में नहीं बदला जाएगा, वह उसी हलंत वाले शब्द के साथ ही लिखा जाएगा, या फिर उसको आद्य अक्षर के साथ ही हम लिखेंगे। कैसे, देखो ऐसे में जैसे यहाँ पे है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, वांग्मय, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो स्वर रहित पंचमाक्षर आ रहा है वो है अंग, ठीक है, अंग क्या है, अंग जो है इसमें वह स्वर रहित है, हलंत वाला है, ठीक है। और उसके बाद पंचमाक्षर दूसरे वाला आ रहा है, कौन सा, पै वर्ग का, पै पै बै भै मैं, तो मैं आया हुआ है इसमें पांचवा अक्षर ही। तो इसमें क्या कहा उन्होंने कि इसमें हम इसको अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, यह अनुस्वार में नहीं बदला जाएगा, यह ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखा जाएगा, आधा अक्षर ही। या तो इसको हम हलंत लगा के लिखेंगे इसके नीचे, या फिर आधा। आधा तो इसको नहीं लिख सकते इन वर्णों को, कुछ वर्ण ऐसे जिनको हम आधा नहीं लिख सकते, कुछ वर्ण ऐसे जिनको हम आसानी से आधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। जिसके नीचे भी हलंत लगा हुआ होगा वर्ण के, वो ही आधा अक्षर होगा, ठीक है, चाहे कोई भी है, स्वर को छोड़ के, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नति, उन्नति में देख लीजिए यहाँ पर न है, पांचवा वर्ण है वर्ग का, और उसके बाद दोबारा फिर न है, ठीक है, न नल दोबारा फिर आया है। तो इसलिए क्या किया है हमने इसमें, हम जब किसी भी अनुस्वार, किसी भी पंचमाक्षर के बाद जब कोई पंचमाक्षर ही आ जाता है तो हम उसको अनुस्वार में नहीं बदलते, वह उसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा सम्मान, स है, अधम है, फिर इसके बाद दोबारा फिर मैं है, ठीक है। तो हमने इसको मैं को अनुस्वार में नहीं बदला, ठीक, क्योंकि इसके बाद भी फिर हमारा क्या है, पंचमाक्षर ही आया हुआ है, इसलिए है आधा ही अक्षर लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसी है सन्मार्ग, सन्मार्ग, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर न आया हुआ है, स्वर रहित पंचमाक्षर है, उसके बाद फिर पंचमाक्षर है, इसलिए हमने इसको अनुस्वार में नहीं बदला। क्योंकि अगर किसी भी पंचमाक्षर के बाद, स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद कोई भी पंचमाक्षर आएगा तो हम उसको अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसमें हमारा नंबर 3 नियम है, यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, यदि किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, पांचवा अक्षर है, वह स्वर रहित होगा अर्थात आधा होगा, तथा उसके बाद यह वह है, ये 3 वर्ण कोई भी हो, यह हो वह हो या है हो, ये आएंगे तो जो पंचमाक्षर है वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी पंचमाक्षर आ रहा है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा है जो स्वर रहित है, आधा है, और उस आधे अक्षर के बाद यह वह और है आया हुआ है, तो क्या होगा, जो हमारा पंचमाक्षर है वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ठीक है, यह वह और है।
देख लीजिए कैसे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, जैसे हमने लिखा पुण्य, पुण्य में जो अण है वो स्वर रहित है, आधा है, और उसके बाद आया हुआ है यह। तो यह जब आ गया, इसमें इन्होंने नियम में बताया था कि अगर यह और वह और है आएगा तो क्या होगा, हमारा जो स्वर रहित पंचमाक्षर है वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वह जो का तू लिखा जाएगा। ऐसे देख लीजिए, इसमें आया हुआ है मैं के बाद न आया हुआ है, न आधा न आया हुआ है जो स्वर रहित है, स्वर के बिना है, और उसके बाद हमारा वह आ गया। तो इन्होंने पहले कहा था कि चाहे यह हो, वह हो और है हो, कोई सा भी अद्वितीय में से अगर उनसे पहले हमारा स्वर रहित पंचमाक्षर आया हुआ है, पांचवा अक्षर आया हुआ है आधा, तो वह जो का तो लिखा जाएगा, वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, मतलब बिंदी में नहीं बदलेगा, बिंदी वाली मात्रा में नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें नेक्स्ट है हमारा, क्या लिखा है, तुम्हारा। तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारे में जो मैं आया हुआ है देख लीजिए वह स्वर रहित है। ठीक है, और पांचवा वर्ण है, किस वर्ग का है, अपने आप देख लीजिए अब किस वर्ग का है। जो ये वर्ग है ना दोस्तों, यह बहुत जरूरी है याद रखने, मैंने आपको बार बार बताता रहा हूँ, क्योंकि आपके संधि में भी यही सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपकी। ठीक है, जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके वर्ग ही काम आएंगे, वर्ण काम आएंगे, कि सारे वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, सभी वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, किस वर्ग में कौन कौन से अक्षर है, कितने वर्ग में है, कितने उनमें वर्ण है, सभी पता होना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पर स्वर रहित पंचमाक्षर आया हुआ है, और उसके बाद आ गया हमारा है, और हमने पहले ही कह दिया कि यह वह और है में से अगर कोई आता है उसके बाद में तो क्या होगा, वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, जो का तो लिखा जाएगा। तो हमने भी जो का तो ही लिख दिया, तो क्या बन गया हमारा, तुम्हारा। तो तुम्हारा बन गए, ऐसे ये संबंध भी बना, इसमें भी अनुस्वार में नहीं बदला, ऐसे बना हमारा पुण्य। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 4, उसमें क्या कहा है इन्होंने कि अगर से पहले केवल अनुस्वार का प्रयोग ही होता है, अगर कहीं पर से आया और ये छोटा से वाला आया, ये तीनों से अगर आए हैं और उनसे पहले हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, किसी भी पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अगर कहीं भी स्वर रहित पंचम वर्ण आ रहा है तो है गलत होगा, उससे पहले हम केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अंश, अंश लिखा है हमने, अंश देख लीजिए, अंश लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, अंश। तो अंश में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। उन्होंने पहले कहा है कि अगर स और स इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो हम अनुस्वार का ही हमेशा प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा है हंस, हंस लिखा है हमने, हंस। तो देख लीजिए यहाँ पर स आया हुआ है, उससे पहले हमने अनुस्वार का ही प्रयोग किया है, पंचम वर्ण का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब देख लीजिए नंबर 5, इन्होंने कहा है यदि सम उपसर्ग, उपसर्ग है ये, उपसर्ग कौन सा है, सम। तो ये जो सम उपसर्ग है, अगर इसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य र व, य र ल व, मैंने बताया था आपको 4 होते हैं अंतस्थ। ठीक है, या ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, जिनमें हमारे मुंह से जो हवा है वह घर्षण के कारण गर्म होकर के बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। अगर सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो निश्चित रूप से ही अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है सम और प्लस हार, तो क्या बन गए, समहार। ठीक है, अगर सम उपसर्ग के बाद है या र ल व, ठीक है, इनमें से, या फिर स है, इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो क्या होगा, अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। देख लीजिए सम उपसर्ग है, उसके बाद हमारा आया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इस मैं को हम अनुस्वार में बदल देंगे, जो हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो मैं अनुस्वार में चले गया, बाकी सारा जोगा हूँ, तो क्या बन गया, संहार। ठीक है, ऐसे ही है हमारा सम उपसर्ग है और योग है इसके बराबर में। ठीक है, तो जब सम को और योग को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, संयोग। ठीक है, क्या बन गया हमारा, संयोग। देख लीजिए मैं के बाद यह आया हुआ है, यह कौन से वर्ण में आता है आपका, अंतस्थ वर्ण में आता है या ऊष्म वर्ण में आता है, दिमाग पे जोर गिरिए और बताइए। ठीक है, पता लग गया यहाँ पे। अब सम उपसर्ग है प्लस इसके बाद लिखा है हमारा वाद। अब यहाँ पे क्या आ गया, सम उपसर्ग के बाद वह वर्ण आया हुआ है, तो क्या होगा, जो मैं है यह अनुस्वार में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, संवाद। ठीक है, देखिए दोस्तों अनुस्वार है लेकिन हमने किस में उच्चारण कर रहे हैं, मैं में, संवाद।
संवाद, ठीक है। ऐसे ही है हमारा सम उपसर्ग है और उसके बाद लिखा है विधान। विधान में हमारा वह आया हुआ है और हमने कहा था अगर सम के बाद य र ल व श श स ह में से कोई सा भी आ जाए तो जो होगा, जो ये होगा ये अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए तो हमने क्या बन गया इसका संविधान, ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, जो लिखा हुआ है संविधान, इसका संधि विच्छेद ये होगा सही। अगर कहीं पे आता है आपको तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि संविधान भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। तो संविधान का पता होना चाहिए कि संविधान का अगर हम कुछ भी संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। संविधान, सम प्लस विधान, संविधान, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक का। ये हो गए हमारे अनुस्वार या पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। हम अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और पंचमाक्षर का प्रयोग कहाँ पे कैसे लिखाई में करेंगे, लिखने के कार्य में हम करेंगे, ठीक है। और ऐसे हम उच्चारण में भी करते हैं उनका काम सबका, ठीक है। दोस्तों जाने से पहले केवल आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान मिल सके जो उनसे अब तक वंचित है। हम इस ज्ञान को आप सबके साथ बांटने आए हैं दोस्तों, तो हमें केवल आपका सहयोग चाहिए, उससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप हमें प्यार देंगे, सहयोग देंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।